हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। हाशिम बिना किसी को देखे बोलता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपना अपना काम करें। सारे मुलाजिम हाशिम की बात सुनकर अपना अपना काम करने लग जाते हैं। हाशिम जल्दी से अपने काम में लग जाता है। वह ब्लैक कॉफी बना रहा था। वह जल्दी जल्दी कॉफी बनाता है, फिर उस कॉफी को देखते हुए बेकार सी शक्ल बनाते होता है। यू भाई, इतनी बेकार कॉफी कैसे पी लेते हैं? कैसी दिखती है ये? वो इन बातों को साइड रख कॉफी को ट्रे में रखकर अच्छे से सफेद और लाल गुलाब की पंखुड़ियों से सजा देता है और उस ट्रे को लेकर अपना रुख स्टडी रूम की तरफ कर देता है। इस बार हाशिम बिना नॉक करे ही स्टडी रूम में दाखिल हो गया था। वही स्टडी रूम में सादी बैठा हुआ था, जो किसी फाइल को पढ़ने में मशगूल बिजी था। उसे अपने अलावा वहां किसी और की भी मौजूदगी महसूस होती है। वह एक नज़र उठाकर अपने सामने खड़े हाशिम को देखता है, फिर अपने उस फाइल में दोबारा नजरें गड़ा लेता है। वह बिना हाशिम को देखे बोलता है, जल्दी बको, क्यों आए हो यहाँ पर? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का, तो जल्दी बोलो। हाशिम सादी के सामने काफी करते हुए बोलता है, भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर वक्त काम के लिए आपके पास आता हूँ? मैं तो अच्छे भाई की तरह आपके लिए कॉफी लेकर आया हूँ। आप दिन भर इतना काम करते हैं, थक जाते हैं। मैंने सोचा आपकी कॉफी की जिम्मेदारी में ले लेता हूँ। सादी हाशिम के हाथ में पकड़ी कॉफी को ट्रे में रखा देखता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारी अकाल जो घुटनों में थी, वह दोबारा तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई है क्या? जो तुम ट्रे में कॉफी लेकर आए हो और मैं तुम्हारी कोई महबूबा नहीं हूँ, जो तुमने ऐसे गुलाबों से सजा रखा है और मेरे सामने लेकर आए हो। मुझे यह अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसाना बंद करो और सीधा सीधा बताओ यहाँ क्यों आए हो। हाशिम खुश होते हुए बोलता है, भाई मुझे आपकी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है। आप डायरेक्ट पॉइंट पर आते हो। हाशिम आगे बोलना जारी रखते हुए बोलता है, वो आपने जो कल मेरा कार्ड ब्लॉक करा था ना, उसे दोबारा से चालू कर दे। साथ ही उस फाइल को साइड में रखते हुए हाशिम को देखता है और बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं वो कार्ड दोबारा चालू करवाऊंगा? तुम्हारी फिजूल खर्च ज्यादा बढ़ गई है। वो कार्ड तो दोबारा चालू होने से रहा। हाशिम सादी के बगल में बिल्कुल बैठते हुए बोलता है, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका इकलौता छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा भाई हूँ। आप मेरे ऊपर ऐसा जुल्म अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप इतने सारे पैसों को लेकर कहाँ जाएंगे? आप दिन भर काम में मशरूफ बिजी रहते हैं और आपने अपनी अजगर जैसी नजर हमारे बाबा जान और दाद जान की प्रॉपर्टी में गड़ा के रखी है। बताएं आप मुझे एक बात, आप इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? आप कब्र में लेकर जाएंगे इतना सारा पैसा? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कफन में जेब नहीं होती है। तो आप इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगे बताएं? थोड़ा हम बच्चों पर रहम फरमा दे। मेरी स्पोर्ट्स कार की चाबी और मेरा कार दोबारा से चालू करवा देना प्लीज। सादी हाशिम को घूरते हुए बोलता है, पहले तो तू मुझसे दूर बैठे, कितना पास बैठा है। मैं तेरी कोई महबूबा नहीं हूँ जो मेरे से इतना चिपका है। और ये ले मेरा पर्स, तुझे कौन सा कार चाहिए वह ले ले। सादी अपनी पॉकेट से पर्स निकाल कर टेबल में रखते हुए बोला। हाशिम जल्दी से उस पर्स को उठाता है और बाहर भागते हुए बोलता है, थैंक यू भाई, आप सच में दुनिया के बेस्ट भाई हैं। हाशिम स्टडी रूम के बाहर जाकर उस पर्स को खोलता है, लेकिन उस पर्स में कुछ भी नहीं होता। वह खाली होता है। हाशिम मुंह लटकाए फिर से अंदर आते हुए बोलता है, भाई दिस इज नॉट फेयर, आपने मुझे खाली पर्स पकड़ा दिया। हाशिम के कानों में सादी की कड़क आवाज पड़ती है, इधर आओ। हाशिम चुपचाप सादी के पास चला जाता है। सादी अपनी पेन से दूसरा पर्स निकाल कर उससे एक कार्ड निकालते हुए हाशिम को देता है और बोलता है, आइंदा तुमने दुआ को कुछ दिलाने के लिए मना किया तो इस बार तो कार्ड दे दिया है। अगली बार तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो समझे। हाशिम खुद से ही बोलता है, अच्छा तो ये करस्तानी दुआ की थी, उसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। सादी बिन हाशिम को देखे अपनी दूसरी फाइल लेते हुए बोलता, तुम्हारी यह प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहो। तुमने ये जो फूल डाले हैं ना, मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ये गुलाब के फूल, ये हमारे ही गार्डन के हैं। और तुम्हें पता है ना ये दुआ को कितने ज्यादा पसंद है। तो अब उसके गुस्से का सामना तुम ही करना। अब उसके लिए खुद को तैयार कर लो। हाशिम को तो ये सब सुनाई ही नहीं दिया था। वो तो अपने गुस्से में ही था। वो गुस्से में खुद से बोलता है, दुआ की बच्ची, आज तू मुझसे नहीं बचेगी। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरा कार्ड ब्लॉक करवा के अच्छा नहीं किया। हाशिम गुस्से में स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। हाशिम गुस्से में दुआ का रूम खोल अंदर जाता है। वही दुआ किसी के अचानक इतनी तेज गेट खोलने से उस तरफ देखने लगती है। वो हाशिम को गुस्से में देखते हुए बोलती है,
तुझे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्से में लाल पीला हो रखा है? हाशिम गुस्से में बोलता है, तुझे नहीं पता मैं क्यों गुस्से में हूँ? तूने मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक करवाया, बोल। दुआ को कहीं न कहीं हाशिम के इस बर्ताव से थोड़ा डर लग रहा था। उसने पहली बार हाशिम को इतने गुस्से में देखा था। दुआ थोड़ी धीरे से अपनी मिडिल फिंगर को आपस में टैप करते हुए बोलती है, हो गई गलती, सॉरी ना, इतना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई जो इतना गुस्सा कर रहा है। दुआ को इतने धीरे से बोल रही थी, उसकी नज़र हाशिम के हाथ में पकड़ी ट्रे में रखे गुलाब की पंखुड़ियों पर पड़ती है। दुआ का गुस्सा तो अब 7वें आसमान में पहुंच गया था। उसे एक पल के लिए हाशिम का गुस्सा बर्दाश्त हो जाता, लेकिन उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था उसके फूलों को कोई जरा भी टच करे, और यहाँ तो हाशिम ने उसके फूलों का जनाजा निकल दिया था। दुआ गुस्से में वहीं रखा पिलो फेंक कर हाशिम को मारते हुए बोलती है, नामकुल इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूलों को तोड़ने की, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब जाके हाशिम की नज़र अपने हाथ में पकड़ी ट्रे पर पड़ती है। वो खुद से ही बोलता है, लो अब हो गया बेड़ा गर्क, अब मेरी खैर नहीं। दुआ वहां बेड में रखे जितने भी पिलो थे सब हाशिम के ऊपर फेंकते हैं। कुछ से तो हाशिम बच जाता है, तो कुछ सीधा उसके मुंह में पड़ते हैं। दुआ ने हाशिम को मरने के चक्कर में पूरा रूम तहस नहस कर दिया था। वो थक कर वहीं रखे सोफे में बैठ जाती है। हाशिम भी उसके बगल में बैठ जाता है और रूम की हालत देखते हुए बोलता है, अब इसे कौन साफ करेगा? दुआ अपनी गर्दन तिरछी कर हाशिम को देखते हुए बोलती है, कौन, क्या तू करेगा और कौन? हाशिम खुद पर उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तेरा रूम है, तूने गंदा किया है, अब तू ही साफ करेगी। दुआ हाशिम की बातों को पूरा इग्नोर कर उससे बोलती है, तू नहीं साफ करेगा? हाशिम बोलता है, नहीं करूंगा। दुआ दोबारा पूछती है, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तू साफ करेगा कि नहीं? हाशिम भी उसी टोन में बोलता है, मैं भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, नहीं करूंगा। दुआ बोलती है, ठीक है। वो अपने गालों थोड़ा तेज से पकड़ती है, जिससे उसके गालों में निशान बन जाते हैं। वो जोर जोर से अपने अश्कों को बहते हुए बोलती है, भाई भाई भाई। बस दुआ का एक आवाज लगाना था, उसके तीनों भाई उसके सामने हाजिर। सादी दुआ लाल चेहरे को देख गुस्से में सीधा हाशिम को मरने लगता है। वही उसके दोनों भाई कैसे रुकते, उन्होंने भी हाशिम को मारना शुरू कर दिया। बेचारा हाशिम बिन गलती की सजा हमेशा भुगतता था। नोट जल्दी से बेडशीट ठीक करता है और दुआ को लेकर तीनों भाई बेड में बैठ जाते हैं। और वहीं हाशिम पूरे रूम को साफ करने में लगा था। वो खुद से ही बोलता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या था, क्या हो गया? मैं इस घर का शहजादा था, मुझे मुलाजिम बन दिया सबने। वो रूम साफ करते हुए अपने भाइयों के साथ साथ दुआ को भी कोसता जा रहा था। वो कर तो कुछ सकता नहीं था सिवाय कोसने के अलावा। शाम का वक्त, दुआ का रूम। दुआ गुस्से में अपने रूम में बैठी थी, वही हाशिम उसे किसी चीज के लिए मना रहा था। वह दुआ से बोलता है, यार चल चल ना, क्यों इतना भाव खा रही है? प्लीज चल चल, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तू अकेले यहाँ पर क्या करेगी, चल ना। दुआ खुद के गुस्से को शांत करते हुए बोलती है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं किसी को नहीं जानती, तो मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। हाशिम बोलता है, हुनैन ने तुम्हें भी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, चलो ना। जब तुम कहीं जाओगे नहीं तो कैसे कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा, प्लीज चलो। दुआ उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वो जिद पकड़ के बैठ जाती है ना जाने की। हाशिम खुद से ही अपने मन में बोलता है, ये हुनैन ने मुझे किस अजियत परेशानी में फंसा दिया है। अब मैं दुआ को कैसे लेकर जाऊंगा? तभी उनके रूम में नोरेज आता है और बोलता है, यहाँ किस चीज की बहस हो रही है? दुआ नोज को देखते हुए बोलती है, भाई देखे ना, हाशिम को जबरदस्ती मुझे अपने लंगूर जैसे दोस्त की बर्थडे पार्टी में ले जा रहे हैं, जबकि मुझे जाना ही नहीं है। उसको समझाए ना। और आप एक बात बताएं मुझे, 19 की उम्र में कौन बर्थडे पार्टी करता है? बच्चा है क्या वो? नोज दुआ से बोलता है, तुम उसे बच्चा बनाना बंद करो। और तुम्हें क्यों नहीं जाना है? हम सब भी तो जा रहे हैं। तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, वैसे भी लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। दुआ नोट से पूछती है, क्या आप सब जा रहे हैं? नोट बोलता है, हाँ हम सब जा रहे हैं, बस मामा बाबा और दादू दादी नहीं जा रहे हैं। वो हमारे दादू के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो हम सबको जाना ही पड़ेगा। और तुम भी चल रही हो, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, दैट्स फाइनल। दुआ बोलती है, भाई सिर्फ आप कह रहे हैं इसीलिए मैं चल रही हूँ, वरना मुझे इसके लंगूर जैसे दोस्त की पार्टी में जाने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नोच दुआ को देखते हुए बोलता है, तुम बाद में इसके लंगूर दोस्त को कोस लेना, अभी चलो तुम रेडी हो जाओ। दुआ हाँ बोल देती है।
नूरज और हाशिम भी दुआ के रूम से निकलकर रेडी होने चले जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद नीचे हॉल में खान ब्रदर्स दुआ के आने का वेट कर रहे थे। दुआ अपने कानों में झुमके पहनते हुए ऊपर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। दुआ ने एक बहुत प्यारा सा बॉटल ग्रीन कलर का फुल स्लीव्स शिमरी गाउन पहना हुआ था, बालों को खुला ही छोड़ था, लाइट मेकअप और ट्रांसपेरेंट सैंडल पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। हमेशा की तरह उसके चेहरे में मास्क लगा हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती को वह मास्क भी नहीं छुपा पा रहा था। उसकी वह नीली समुद्र जैसी गहरी आंखें जिसमें काला काजल लगा हुआ था बहुत बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। सारे खान ब्रदर्स दुआ को देखते हुए एक साथ बोलते हैं, आज हमारी गुड़िया तो सच में बहुत प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। दुआ उनके पास आते हुए बोलती है, चले भाई। सादी दुआ की आंखों से थोड़ा काजल लेते हुए उसके कान के पीछे लगाकर बोलता है, हाँ अब चलो। खान ब्रदर्स और दुआ खान मेंशन से बाहर चले जाते हैं। एक बड़े से मेंशन के बाहर 3 बुगाटी सेंटोडीज आकर रुकती है। जल्दी से उनके बॉडीगार्ड आकर उस कार का गेट खोलते हैं। उन कारों में से बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाले 4 शख्स बाहर निकलते हैं। तभी उनमें से एक शख्स अंदर की तरफ हाथ करता है। तभी उन कड़क हाथों में कोई अपने मुलायम सॉफ्ट हाथ रख देता है। वो शख्स बड़े ही प्यार से उसे कार से बाहर निकालता है। फिर वह पांचों उसे मेंशन के अंदर चले जाते हैं। उसे मेंशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। वहीं साइड में स्टेज बना हुआ था, जिसमें बड़ा सा शकील स्टैंड रखा हुआ था। उसमें बहुत सारे गोल्डन और व्हाइट कलर्स के बलून्स लगे हुए थे। वहीं ट्रांसपेरेंट वर्टिकल टेबल रखी हुई थी, जिसमें 2 खंड का केक रखा हुआ था। वहीं उसी टेबल के साइड में 19 नंबर रखा था, जिसमें लाइटिंग्स चल रही थी। दुआ उसे देखते हुए बोलती है, माशाल्लाह कितना प्यारा डेकोरेशन है। दुआ सादी और शासन के बाजुओं में अपने दोनों हाथ डाले हुए हैं अंदर जा रही थी। वहीं वहां खड़े सारे लोगों की नजर जब खान ब्रदर्स पर पड़ती है तो सारे शॉक रह जाते हैं। खान ब्रदर को किसी लड़की के साथ देखकर उन सबके मन में यही सवाल चल रहा है, ये लड़की कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ है। आज तक उन्होंने किसी भी पार्टी या फंक्शन में खान ब्रदर्स को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था, और आज खुद खान ब्रदर्स के साथ एक लड़की आई थी, वो भी उनके बाजू में हाथ डाले हुए। ये लड़की उन सबके लिए एक मिस्ट्री बन गई थी। सब लोग उस लड़की को घूरने में लगे थे। लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे घूर रही थी। वहां खड़ी सब लड़कियों को उस लड़की से जलन हो रही थी। आखिर होती भी क्यों ना, उनके बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर उस लड़की को जो देख रहे थे, लेकिन वो सब इस बात से बेखबर थे। कोई अपने गुस्से से दहकती आंखों से उन्हें ही देख रहा है। दुआ अपनी मेरी आंखों को टिमटिमाते हुए वहां का नजारा देख रही थी। तभी कोई लड़की आकर दुआ को कस के गले लगा लेती है। किसी के अचानक गले लगाने से दुआ घबरा जाती है। वह बोलती है, अरे यार मुझे छोड़ दो, आप हो कौन? मेरे हाथ पहले ही नहीं थे, मेरे भाइयों ने जबत कब्जे में कर रखे थे। अब आप कौन हैं जिन्होंने मेरी बॉडी को जबत कब्जे में कर लिया है? प्लीज छोड़ दे, वरना मैं अभी ही अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। आप क्या मुझे जन्नत वासिल करना चाहती है, जो इतनी तेज गले लगा रखा है? प्लीज छोड़ देना, दुआ उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। वह लड़की दुआ से दूर होते हुए बोलती है, सॉरी भाभी। दुआ उस लड़की को देखते हुए बोलती है, क्या? वह लड़की बोलती है, सॉरी सॉरी, मुझे ना वो आपका नाम नहीं पता है। कर दुआ, हाँ याद आ गया। वो क्या करूं, आपसे मिलने की एक्साइटमेंट में मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। सच में आपसे मिलने की एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा थी। अच्छा आप चले ना मेरे साथ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो लड़की बहुत प्यार से दुआ से पूछती है। दुआ अपनी नजरें उठाकर अपने दोनों भाइयों को देखने लगती है। सादी दुआ को देखते हुए आंखों से हाँ में इशारा करते हुए बोलता है, चली जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये सुन वो लड़की सादी को देखते हुए बोलती है, सादी भाई क्या मैं आपको कोई ड्रैगन लगती हूँ, जो आपकी बहन को मैं कच्चा चबा जाऊंगी? जुमर सादी इतना ही बोल पाया था, तभी उसके लाव में शाजन की आवाज पड़ती है, तुम ड्रैगन नहीं, पूरी की पूरी नागिन लगती हो, कहीं मेरी बहन को डस लिया तो? जुमर को शाजिम की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बोलती है, मैं नागिन हूं ना तो तुम नेवले हो। शाजिम जुमर को इग्नोर कर हुनैन के पास चला जाता है। जुमर खुद से ही बोलती है, मुझे इग्नोर किया ना, अब आना मेरे पास, मैं डबल इग्नोर करूंगी। हो जुमर इन सब बातों की साइड रख दुआ को अपने साथ लेकर पूरे घर में घूम रही होती है और उससे ढेर सारी बातें कर रही होती है। लेकिन दुआ का ध्यान जुमर की बातों में कम वहां के इंटीरियर डिजाइन में ज्यादा था। तभी जुमर का फोन रिंग करने लगता है। जुमर दुआ को देखते हुए बोलती हैं, आप 5 मिनट बस यहाँ रुके, मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। इतना बोलकर जुमर वहां से चली जाती है। दुआ वहां का इंटीरियर डिजाइन देखने में लगी होती है।
वह तो वहाँ के इंटीरियर डिजाइन में बिल्कुल खो ही जाती है। वह घूमते घूमते एक रूम के बाहर आकर रुकती है। वो रूम खुला हुआ था। दुआ उस रूम के अंदर के डिजाइन को देखकर बिल्कुल उसमें खो ही जाती है। वह अंदर दाखिल होते हुए खुद से ही बोलती है, वाह, यहाँ का इंटीरियर डिजाइन तो कितना अच्छा है। सच में इतना खूबसूरत डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो इसकी खूबसूरती में खो ही गई। दुआ वहाँ के डिजाइन को अपनी आंखों में समेट रही होती है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, खूबसूरत है ना। दुआ खोई हुई हाँ में से हिलाते हुए बोलती है, खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना अच्छा डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा। सच में बहुत अच्छा है। इस रूम को डिजाइन करने वाला मुझे मिल जाए, मैं उससे अपना रूम जरूर डिजाइन करवाऊंगी। वहीं पीछे खड़ा शख्स खुद से ही बोलते हैं, जरूर, यह मौका मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन दुआ को उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती क्योंकि उसने ये बहुत धीरे बोली थी। तभी दुआ को याद आता है, उसके अलावा भी इस रूम में कोई मौजूद है। वो पीछे मुड़कर देखती है। दुआ के सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला शख्स खड़ा था। 6 फुट 4 इंच हाइट, गठीला शरीर, 6 पैक एब्स, जिसने सिर्फ पैंट पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। दुआ पहले उस इंटीरियर डिजाइन में खोई हुई थी, अब वह उस शख्स की बॉडी में बिल्कुल खो गई थी। वह उस शख्स को देखते हुए बोलती है, सो हॉट एंड सेक्सी, बिल्कुल यारम काजमी की तरह। वो शख्स जो अपनी आंखों में दुनिया जहां का प्यार लिए दुआ को देख रहा था। दुआ की बात सुनकर उसकी आंखों में गुस्से का सैलाब उठता है। वो अपने लंबे कदमों से दुआ के बिल्कुल करीब आते हुए उसे कमर से पकड़कर बोलता है, तुम मेरे सामने किसी गैरमर्द का नाम कैसे ले सकती हूँ, नूरुल। दुआ तो पहले उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर डर जाती है, लेकिन जब वह किसी और का नाम सुनती है तो बेकार सा मुंह बनाकर बोलती है, आप मुझे ऐसे नाम से नहीं बुला सकते। मेरा नाम दुआ है, दुआ खान। तो आप मुझे दुआ बुलाएं, नूरुले नहीं। मैं कोई नूरुले नहीं हूँ। वो शख्स दुआ को देखते हुए बोलता है, और मैं भी कोई यारम काजमी नहीं हूँ। उमर उमर जहांगीर नाम है मेरा, और तुम सबके लिए होगी दुआ, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरी नूरुले हो। आइंदा तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें नूरुले ही बुलाऊंगा, समझी। ये बात आपने ये छोटे से दिमाग में अच्छे से बैठा लो। दुआ उमर को खुद से दूर करते हुए बोलती है, पहले आप दूर हटे, दूर रहकर बात करें। आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते हैं, छोड़े मुझे। दुआ उसकी बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी को अपने नन्हे हाथों से दूर करने में लगी थी। तभी उसकी नजर उमर की सुनहरी आंखों में पड़ती है। दुआ की समुंदर जैसी नीली आंखें उसकी सुनहरी आंखों में दोबारा खो जाती है। वह खुद से ही बोलती है, यह आंखें मुझे हमेशा हिप्नोटाइज क्यों कर देती हैं। यह आंखें कहीं मुझे मार ही ना डालें। इतनी खूबसूरत आंखें, इन आंखों की तो मैं कायल हो गई। पहले तो सिर्फ इन आंखों की कायल थी, अब तो इस पूरे इंसान की कायल हो गई हूँ मैं। फाइनली आज मुझे सुनहरी आंखें वाले लड़के का चेहरा देखने को मिल ही गया। दुआ खुश होते हुए बोलती है। एक कमरे में एक लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। वो गुस्से में बोलती है, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। छोड़ो, देखो मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह लड़का भी गुस्से में बोलता है, कितना अच्छा करोगी, तुम पहले ही मेरे साथ बहुत अच्छा कर चुकी हो। मैं छोड़ दूंगा, बस मुझे बता दो मेरी बहन कहाँ है। और तुम पहले ये बताओ, तुम्हें पकड़ना ही कौन चाहता है। 4 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वैसे भी तुम जैसी लड़की को पढ़कर मैं क्या करूंगा। उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बोलती है, छोड़ना चाहते हो ना तो छोड़ो, क्यों पकड़ कर रखा है। वह लड़का बोलता है, बोला तो, मेरी बहन कहाँ है, ये बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, उसे जहां होना चाहिए, जिसके साथ होना चाहिए, वो वही है, सेव है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शाजिम खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं उसे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था या उसकी बात पर। वह गुस्से में बोलता है, मेरी बहन से दूर रहो तुम। वो लड़की गुस्से में बोलती है, क्यों रहूं मैं दूर। शाजिम, वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है। ऐसे कैसे उससे दूर रह लूं। तुमसे कोई बोलेगा तुम्हारी बहन से दूर रहने को, तुम रह लोगे। वैसे मैं भी उससे दूर नहीं रह सकती। वो बहुत अजीज है मेरे लिए, एक अनोखा रिश्ता है मेरा उसके साथ, समझे। आइंदा मुझसे ये फालतू की बात मत बोलना। शाजिम उस लड़की को एक झटके में अपनी तरफ घसीट लेता और उसकी कमर में हाथ रख बिल्कुल खुद से सताते हुए बोलता है, रिश्ता तुम्हारा है, नहीं बनेगा जब हम चाहेंगे, वरना ये रिश्ता कभी नहीं बनेगा, समझी तुम। और मैं अपनी बहन को कभी तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। अच्छे से जानता हूँ तुम सबको कैसे हो तुम लोग, और खासकर तुम्हें। तुम एक ऐसी लड़की हो जो आना ईगो पसंद इंसान हो, और मेरी बहन आना पसंद इंसान नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ उसको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग अपने खातिर उसे हट कर सकते हो,
तुम लोगों को सिर्फ खुद से मतलब रहता है और किसी से नहीं। जुमर गुस्से में बोलती है, बहुत हो गया तुम्हारा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है और तुम किस हक से मुझसे कह रहे हो, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। शाजिम गुस्से में बोलता है, मैं किस हक से बोल रहा हूँ, अगर मैं अपना हक याद दिलाने आया ना तो तुम इस हक के अलावा सब भूल जाओगी, इसीलिए जितना मैंने कहा उतना अच्छे से याद रखो और अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो, दुआ से दूर रहना। शाजिम जुमर के दिमाग वाले हिस्से में अपनी उंगली से टैप करते हुए बोलता है। इतना बोल शाजिम जुमर को वहीं छोड़ वहां से चला जाता है। जुमर अपना हाथ देखती है जिसमें शाजिम के मजबूत हाथों की उंगलियां बन गई थी। जुमर की आंखों में अश्क भर जाते हैं। उन निशानों को देखकर वो अपने अश्कों को बहाते हुए बोलती है, इन 4 सालों बाद तुमने कुछ तो दिया मुझे, मोहब्बत ना सही दर्द ही सही। तुम अभी तक नहीं बदले शाजिम, तुम अभी भी मुझे गलत समझते हो। मुझे उस वक्त जाना जरूरी था, लेकिन ना तुमने तब मुझे समझा था ना अब समझा है। जुमर खुद से ही बोलती है, गलती मेरी है, मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की, उसी मोहब्बत की सजा मिल रही है। मोहब्बत तो तुमने भी की थी, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें तुमने मुझे समझा ही नहीं। मैंने सुना था मोहब्बत में तो लोग एक दूसरे को समझते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनके हर डिसीजंस को समझते हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी मोहब्बत ने मुझे कभी नहीं समझा। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, मोहब्बत के इन हसीन पलों को मैं हमेशा अपने खूबसूरत यादों में सजा के रखूंगी। मोहब्बत मैंने भी की थी, इससे मैंने इनकार नहीं किया। ये वह मोहब्बत है जो ताउम्र चलेगी। अब यह मोहब्बत इबादत बनेगी, एक ऐसी इबादत जहां सिर्फ मोहब्बत के लिए दुआएं होंगे, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का एक लंबा इंतजार जो पता नहीं कब जाकर खत्म होगा। तुम्हारी इस नाराजगी को भी मैं जल्दी दूर करूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। शाजिम खान, तुमने जुमर जहांगीर का नया रूप अभी देखा ही कहाँ है। इतना बोल वो अपने अश्कों को साफ करती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने हाथों में मेकअप लगाती है ताकि उसका निशान अच्छे से छुप जाए। जब वह सेटिस्फाइड हो जाती है कि उसका निशान अच्छे से छुप गया है तो वह उस रूम से बाहर निकलती है। नीचे हॉल में दुआ सादी शाजिम और नोज के साथ बैठी हुई थी। वही सामने 2 लोग और बैठे हुए थे। उसके तीनों भाई तो बिजनेस मीटिंग करने में मशरूफ बिजी थे। दुआ जो फोन स्क्रॉल करते करते ख्वार बोर हो गई थी, वो खुद से ही बोलती है, या खुदा, क्या मेरे भाई मुझे बिजनेस मीटिंग करने के लिए यहाँ लाए हैं। कितनी देर से यह सामने बैठे बुढ़े पकाए जा रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा क्या होगा, मैं कहीं इन दो के बीच में बैठकर सथिया ना जाऊं। और वो हाशिम अपने दोस्त के पास चिपक कर बैठ गया है। अब तो मुझे डाउट होने लगा है इसके ऊपर, कहीं ये नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। मैं यहाँ अपने लिए भाभी लाने की प्लानिंग कर रही हूँ और ये अगर ऐसा हुआ ना, मैं इसकी टांगे हाथ पैर सब तुड़वा दूंगी। मैं नन्ही सी जान नहीं तोड़ सकती ना। दुआ खुद में ही सारी बातें सोचे जा रही थी। दुआ नोज के कान में कुछ कहती है और वहां से चली जाती है। बाहर गार्डन में दुआ किसी को कॉल लगाती है। थोड़ी ही देर में कॉल उठा लिया जाता है। दुआ खुश होते हुए बोलती है, क्या बात है जान, तूने तो बहुत जल्दी कॉल उठा लिया। वही फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, अब आप लोग तो जान ही गए होंगे कौन, हमारी दुआ उसके अलावा कहाँ किसी से बात करती है। रमीजा बोलती है, तू कॉल लगाए और मैं जल्दी उठाऊं ना, ऐसा हो सकता है भला। रामीजा दुआ से पूछती है, अच्छा बताना क्या हो गया। दुआ रोनी सूरत बनाते हुए बोलती है, यार मैं तुझे क्या बताऊं अपना दुख, पता है आज मेरी जिंदगी में इतना दुख है ना। पहले हाशिम ने मेरे गार्डन के रोज तोड़े और अब मैं हुनैन की बर्थडे पार्टी में आई हूँ, वो भी जबरदस्ती। और यहाँ मेरे तीनों भाई अपनी बिजनेस मीटिंग में लगे हैं और जो मेरा जुड़वा भाई है वह तो अपने दोस्त के साथ उसकी पार्टी एंजॉय करने में लगा है। बता, मुझे ख्वार बोर ही करना था तो लाया ही क्यों, मैं तो ख्वार बार हो रही हूँ यहाँ। रामीजा दुआ से बोलती है, तू पार्टी में गई है, अच्छा वीडियो कॉल करके दिखाना तू कैसी लग रही है। सच में तुमने तो 4 चांद लगा दिए होंगे पूरी पार्टी में। दुआ बोलती है, अब तेरा ज्यादा हो रहा है, इतनी भी कुछ खास नहीं दिखती मैं। अच्छा मैं वीडियो कॉल करती हूँ। दुआ वीडियो कॉल लगाती है, तुरंत रामीजा कॉल उठा लेती है। रामीजा दुआ को देखते हुए बोलती है, हाय तू तो बिल्कुल, यार मैं क्या ही बोलूं, पटाखा लग रही है। तेरी खूबसूरती में तो मेरे अल्फाज ही काम पड़ गए। कितनों के दिलों में ये बिजली गिरी है, कितनों को अपने हुस्न से घायल कर दिया तूने। दुआ बोलती है, ज्यादा नहीं हो रहा अब तेरा, ऐसा भी कुछ नहीं है, और क्या गिरी तो है लोगों के दिल में बिजली। ये बात दुआ ने बहुत अलग तरह से बोली थी, वह लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। वहीं गार्डन की दूसरी साइड एक लड़का अपने होठों में सिगरेट लगाए उसके लंबे लंबे कश ले रहा होता है। तभी उसकी नजर फोन में बात कर रही दुआ पर पड़ती है। वह उसे अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगता है। दुआ इन सब से बेखबर अपने में ही मगन होती है।
वह लड़का अपने लंबे लंबे कदमों से दुआ के पीछे खड़ा हो जाता है। दुआ जैसे ही मुड़ती है, वह उससे टकरा जाती है। दुआ लकदाना लगती है। वह लंबा लड़का अपने मजबूत हाथों से दुआ को पकड़ लेता है। दुआ खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का उसे छोड़ ही नहीं रहा था और दुआ को उसके मुंह से आती हुई सिगरेट को स्मेल बहुत ही बेकार लग रही थी। दुआ अपना मुंह गंदा से बना लिया था। दुआ गुस्से में बोलती है, छोड़े हमें, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़े, और आप कौन हैं। दुआ उस स्मेल की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह लड़का बहुत ही गंदे तरीके से बोलता है, जाने मन जान के क्या करोगी, मैं कौन हूँ, बस तुम्हारे हुस्न का कायल हो गया हूँ, चलो चलते हैं, कहीं ये हंसी रात गुजारते हैं। दुआ को उसकी ये गंदी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गुस्से में बोलती है, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हारा क्या हश्र कर सकती हूँ, समझे। वह लड़का बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोलता है, जाने मन जान लूंगा, चलो तो पहले मेरे साथ, तुम्हारे हाथों तो अपना हश्र करवाने को भी तैयार हूँ। वो लड़का जबरदस्ती दुआ को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन दुआ उसके साथ नहीं जाती और उसके गाल में कस के एक थप्पड़ मार देती है, जिससे उस लड़के का चेहरा एक साथ झुक जाता है। दुआ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, यू बास्टर्ड, हाउ डरे यू टू टच मी लाइक दैट, गो आउट फ्रॉम हियर अदरवाइज आई नॉट फॉरगिव यू, माई ब्रदर्स आर वेरी possessive for me, if I tell them you took me in bad intention, my brothers will not forgive you। का तारानकन 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 तारानकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की, चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे भाई मेरे लिए बहुत पजेसिव हैं, अगर मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे बुरी नियत से छुए हो, तो मेरे भाई तुम्हें जहन्नम वासिल कर देंगे। वह लड़का गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं तुझसे प्यार से बोल रहा था, तुझे समझ में नहीं आई, तेरी इतनी हिम्मत की नौशेरवा करदार को थप्पड़ मारे। वो जबरदस्ती दुआ चेहरे से मांसक निकालने लगता है। दुआ अपना चेहरा इधर से उधर कर रही होती है, वह उसे अपना मांस निकालने नहीं दे रही थी। वही रामीजा फोन से रोते हुए बोलती है, छोड़ दो उसे प्लीज, छोड़ दो, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फोन नीचे गिर जाने की वजह से रामीजा की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो लड़का गुस्से में दुआ का मांसक निकाल देता है और उसके चेहरे को कस के दबाते हुए बोलता है, मैंने तुझसे प्यार से बोला था, जो मैं बंद कमरे में तेरे साथ करने वाला था, अब यही होगा तेरे साथ, पूरी दुनिया देखेगी नौशेरवा करदार पर हाथ उठाने का अंजाम। वही कोई था जो अभी अभी गार्डन में आया था। नौशवा की बात सुनकर उस शख्स की आंखें सर्द लाल हो जाती है, उसकी नसें उभर आती है, वो अपने लंबे कदमों का रुख दुआ की तरफ कर लेता है। उस लड़के के पेट में एक जोर की लात पड़ती है और वह दूर जाकर गिरता है। दुआ किसी को अपने सामने देख जल्दी से उसको गले लगा लेती है। दुआ के अश्क तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो लगातार बहे जा रहे थे। वो शख्स अपने सामने जमीन में पड़े नौशवा को अपनी सर्द लाल आंखों से गुस्से में घूर रहा था, जैसे वो इन्हीं आंखों से उसकी कब्र बनाकर उसे उसी में गाड़ देगा। रामीजा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह जल्दी से किसी को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल उठाया नहीं जाता। वह खुद से ही अपने इश्कों को पूछते हुए बोलती है, प्लीज कॉल उठा लीजिए, कॉल उठा लीजिए, बहुत अर्जेंट है, प्लीज कॉल उठा लीजिए। रामीजा बार बार कॉल ट्राई करती है, 5वीं बार में कॉल उठा लिया जाता है। फोन की दूसरी तरफ से कोई शख्स बोलता है, हेलो कौन। रामीजा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वह तो सिर्फ अपने आशिक बहा रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर उस शख्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो शख्स खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, हेलो कौन। रामीजा बहुत मुश्किल से बोलती है, सा दिया पबा हरगा डन में जाए प्ली जबा हर गार्डन दो आ। वो बा मुश्किल ये अल्फाज बोल पाई थी, आज उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। दुआ का नाम सुनकर सादी की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। पहले तो रामीजा का रोना, अब दुआ का नाम। सादी गुस्से सीधे गार्डन की तरफ भागता है। सादी को गार्डन की तरफ ऐसे गुस्से में जाता देख नूर और शाजिम भी उसके पीछे आ जाते हैं। वही हाशिम की नजर अपने तीनों भाइयों पर पड़ती है, जो बाहर की तरफ जा रहे थे। वह भी उनके पीछे जाने लगता है। हाशिम को ऐसा बाहर जाता देख हुनैन भी उसके पीछे चला जाता है। वो ठहरा हाशिम का जिगरी दोस्त, जहां हाशिम वहां हुनैन। जैसे ही तीनों खान ब्रदर्स बाहर पहुंचते हैं, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो अपनी बहन के अश्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और यहाँ उनकी बहन किसी से लिपट कर अपने अश्कों को बहा जा रही थी। वहीं उनकी नजर सामने जमीन पर पड़े नौशवा पर पड़ती है, और दुआ का मास्क भी नीचे पड़ा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगती यहाँ क्या हुआ होगा। खान ब्रदर्स की आंखें गुस्से में सर्द लाल हो जाती हैं। वह गुस्से में उस शख्स को मरने लगते हैं। वह इतना ज्यादा मारते हैं, उसके नाक से, मुंह से, सब कहीं से खून बहाना लगता है। वो बेहोश होने की कगार में होता है।
हाशिम जो जस्ट अभी वहां आया था, उसे भी अपनी बहन की आंखों से बहते अश्कों को देख बहुत गुस्सा आता है। वही सिर्फ अपनी बहन को परेशान कर सकता, और कोई नहीं। स्कूल में भी कोई दया को तंग करता था, हाशिम उसे छोड़ता नहीं था। आज तक उसने अपनी बहन की आंखों में अश्क आने नहीं दिया था, और यहाँ उस इंसान की वजह से उसकी बहन की प्यारी आंखों में अश्क आए थे, तो वह कैसे उसे छोड़ देता। जहाँ वह शख्स बेहोश होने के कागार में था, वहीं हाशिम उसको इतना मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। लेकिन दुआ इन सब से बेखबर बस उस लड़के के सीने में लगे बस अपने अश्कों को बहाए जा रही थी। दुआ ने अपने अश्कों से उस लड़की की पूरी शर्ट गीली कर दी थी। सादी दुआ के पास पहुंचकर उसके सर में बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता है, बच्चा देखो मेरी तरफ, कुछ नहीं हुआ, हम सब है ना यहाँ। दुआ उस लंबे चौड़े इंसान के सीने से अपना छोटा सा मुंह निकाल कर अपने भाई की तरफ रुख करती है। वो सादी को देख दोबारा अपने अश्कों को बहाने लगती है। खान मेंशन। दुआ ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया था। वो अपने अश्क बहाए जा रही थी, उससे अपने अश्क कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वो बेड में उल्टा लेट तकिया में अपना छोटा सा मुंह छुपाए अपने अश्कों को बहाए जा रही थी। वही रूम के बाहर दुआ के चारों भाई टेंशन में धीरे धीरे गेट नोक करते हुए बोल रहे थे, दुआ बच्चा प्लीज गेट खोलो ना, हमें तकलीफ हो रही है, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, प्लीज गेट खोले ना। लेकिन दुआ कुछ भी रिस्पांस नहीं करती है। खान ब्रदर्स टेंशन में इधर से उधर टहल रहे थे। वह ज्यादा तेज बोल भी नहीं सकते थे, नहीं तो पूरी फैमिली उठ जाती और वो सब भी टेंशन में आ जाते। खान ब्रदर्स वहां से निकलकर स्टडी रूम में चले जाते हैं। हाशिम अपने तीनों भाइयों को देखते हुए बोलता है, भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दुआ को उस रूम से बाहर निकालना पड़ेगा, मैं उसे इस अजियत में नहीं देख सकता। पता है ना आपको, जब स्कूल टाइम में एक लड़के ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उसे तो मैंने बख्शा नहीं, लेकिन दुआ उस इंसिडेंट की वजह से एक हफ्ते तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। उसके दिल में एक सदमा सा बैठ गया था। कितनी मुश्किल में वो इस सदमे से बाहर निकली थी। है नहीं चाहता दोबारा फिर ऐसा कुछ हो। भाई कुछ करिए ना आप लोग, हाशिम अपने तीनों भाइयों को देखते हुए बोलता है। नीरज हाशिम की बात में सहमति जताते हुए बोलता है, हाँ भाई, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, मैं दोबारा उसकी खामोशी नहीं बर्दाश्त सकता। आपको पता है ना, जब वह यहाँ आई थी और हमसे बात नहीं करती थी, कैसा महसूस होता था। मैं दोबारा वैसा महसूस नहीं करना चाहता, प्लीज भाई कुछ तो करें। सब सोचने लगते हैं वो दुआ को कैसे इस अजियत से बाहर निकाले। तभी हाशिम के दिमाग में कुछ आता है। वो खुश होते हुए बोलता है, दिमाग की बत्ती जल गई। शाजिम हाशिम को घूरते हुए बोलता है, दिमाग की बत्ती जल गई हो तो उसे मुंह से भी उगल दो। हाशिम से फटाक से बोलता है, भाई हम उन्हें ला सकते हैं। सब लोग हाशिम को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। उन सब की नजरों को हाशिम खुद पर पकड़ और उनकी नजरों को समझकर बोलता है, अरे वही दुआ की वो जो कजिन है, क्या नाम है उनका, हाँ रामीजा आपी, हम उनको ला सकते हैं। दुआ उनसे अपनी हर बात शेयर करती है। वह दुआ को इस अजियत से बाहर निकालने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। हाशिम की बात में सब सहमति जताते हैं। हाशिम ने बोल तो दिया था, अब बात यह आती है कि इतनी रात को कॉल कौन करेगा। हाशिम शाजिम और नोट से बोलता है, भाई आप दोनों में से कोई कॉल करके उनको बोला ना, मैं नहीं बोलूंगा, आप दोनों में से कोई बोलो ना। शाजिम और नोट एक साथ बोलते हैं, हम क्यों बोले, हम बड़े हैं, तुम कॉल करो, तुम बोलो, तुम छोटे हो। हाशिम बोलता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं छोटा हूँ, आप दोनों बोलो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इतनी रात गए मैं किसी लड़की को कॉल करूँ। उनकी इसी चीज में बहस चल रही होती है। फिर वह लोग अपने छोटे छोटे से मुंह सादी की तरफ घुमाते हैं, जो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में रमीजा का नाम सुनकर एक खुशी सी उठी थी। तीनों एक साथ बोलते हैं, सादी भाई आप सबसे बड़े हैं, आप बोले उनसे कॉल करके। सादी उन तीनों को घूरते हुए बोलता है, मैं क्यों बोलूं, तुम लोग बोलो, तुम लोग छोटे हो। नोट सादी को इंसिस्ट करते हुए बोलता है, भाई आप बोले ना, प्लीज प्लीज प्लीज, हमें मुनासिब ठीक नहीं लग रहा इतनी रात के उनके पास कॉल करना, और वैसे भी हम लोग कॉल करेंगे अननोन नंबर देखकर वो नहीं उठाएंगे, और आपका नंबर शायद उनके पास सेव है, आप कॉल करें, वह तुरंत उठा लेंगी। शादी बोलता है, ओके फाइन मैं करता हूँ। सादी कॉल लगाता है। रमीजा जो टेंशन में अपने रूम में इधर से उधर टहल रही होती है, वह सादी का कॉल आया देख तुरंत कॉल पिक कर लेती है। दुआ कैसी है, दुआ ठीक तो है ना, उसे कुछ चोट तो नहीं लगी, उसे तकलीफ तो नहीं हो रही ना, उसे प्लीज बताए ना, वह कैसी है। रामीजा अपने सवालों के बॉम्ब शादी के ऊपर फोड़ देती है। सादी रामीजा को शांत करते हुए बोलता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ पहले, शांत होगी तभी तो मैं बोलूंगा। रामीजा बोलती है, मैं क्या करूं, दुआ मेरी जान है,
इतना दूर रहकर भी मुझे उसकी चोटें बर्दाश्त नहीं, अब तो वो मेरे इतने पास है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ हो, उस इंसान को तो किलों की कुर्सी में बैठना चाहिए और 440 वोल्ट के झटके देने चाहिए। खैर आप ये बताएं दुआ कैसी है? सादी बोलता है, वो ठीक नहीं है, उसे जरूरत है किसी अपने की, और वह भी हम लोगों से बात नहीं करना चाहती। मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, तुम रेडी रहना। इतना बोल बिना रमीजा की बात सुने सादी कॉल कट कर देता है। सादी खुद से ही बोलता है, जैसा तुम कहो माय साइलेंट गर्ल, उसे वही सजा से जहन्नम वासिल करूंगा। बोलते हुए सादी के चेहरे में प्यारी सी मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कोई नहीं देख पाया था, क्योंकि सादी अपने भाइयों की तरफ पीठ करके खड़ा था। डाक विला, जहां से सिर्फ जानवरों के गुर्राने को ही आवाजें आ रही थी, वहीं उस डाक विला के अंदर किसी शख्स की चीखने की आवाज आ रही थी। वहीं उस शख्स के सामने 4 लोग रूह निकालने वाले फरिश्तों की तरह खड़े थे। नोर्ज किलो से बनी कुर्सी में बंधे हुए शख्स का मुंह कसके दबाते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना नौशबा कारदार को लड़कियों के जिस्म के साथ खेलने का। आज हम खेलेंगे तेरे जिस्म के साथ, वो भी एक नए तरीके से। नौशबा दर्द के मारे तड़प रहा था। कुर्सी में लगी कीलें धीरे धीरे करके उसके जिस्म के अंदर धंसती जा रही थी। वो दर्द के मारे तड़प रहा था, लेकिन वहां खड़े लोगों को उसकी चीखे से दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही उसी डाक विला एक रूम में एक शख्स अपने हाथों में हंटर लिए खड़ा था। उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे। वही उसके सामने खड़ा यूजे उसे घूर रहा था। यूजे गुस्से में उस शख्स को घूरते हुए बोलता है, तुम ये कर रहे हो या मैं तुम्हारे ऊपर करूं? यूजे की बात सुनकर उस शख्स की आंखें खौफ दर्द से फैल जाती है। वो अच्छे से जानता था उसके सामने खड़ा शख्स जो बोलता था वो करके भी दिखाता था। यूजे बोलता है, जल्दी अपने काम में लगो। तुम अच्छे से जानते हो मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। 5 सेकंड है तुम्हारे पास। वो शख्स अपने कप कपाते हाथों से हंटर मरना शुरू करता है। यूजे गुस्से में बोलता है, तेज, क्या मैं तुम्हें सैलरी नहीं देता या फिर तुम्हें खाना नहीं देता हूँ, जो तुम्हारे हाथों में इतनी मरली आ गई है? वो शख्स दोबारा हंटर मरना स्टार्ट करता है। यूजे की पीठ में हंटर के निशान बन गए थे, लेकिन उसे इस हंटर से दर्द नहीं हो रहा था। उसके दिल में एक अलग ही दर्द था। वहीं उस रूम में एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स दाखिल होता है। वो यूजे को देखते हुए बोलता है, तुम पागल हो गए हो या फिर तुम्हारा दिमाग सठिया गया है? ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम मुर्तासिम रुको। उस शख्स की इतनी तेज आवाज सुनकर मुर्तसिम के हाथ रुक जाते हैं। यूजे उस शख्स को बिन देखे बोलता है, सादी तुम यहाँ से जाओ, और तुम मुर्तासिम, मैंने तुम्हें रुकने को नहीं बोला, कंटिन्यू करो। मुर्तासिम दोबारा मारने वाला होता है। सादी उस हंटर को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिससे वो सादी के हाथ में लग जाता है। मुर्तसिम रोनी सी शक्ल बनाकर ऊपर देखते हुए बोलता है, या खुदा, आपने हमें किन 2 जालिम दोस्तों के बीच फंसा दिया। एक मारने को बोलता है तो दूसरा रुकने को। कहीं मैं इनकी वजह से खुद ही आपके पास ना आ जाऊं अपनी शिकायतें लेकर। मुर्तसिम के कानों में सादी की आवाज पड़ती है, तुम्हारा अल्लाह ताला से हमारी शिकायतें करना हो गया हो तो निकलो यहाँ से। मुर्तसिम तो यही चाहता था। वो जल्दी से वहां से बाहर भाग जाता है। सादी गुस्से में यूजे को घूरते हुए बोलता है, तुम सठिया गए हो क्या, या फिर तुम्हारी अकाल तुम्हारे घुटनों में आ गई है? ये तुम क्या कर रहे हो? खुद को दर्द देने से क्या तकलीफ कम हो जाएगी? यूजे अपनी शर्ट पहनते हुए बोलता है, जिस अजियत से मेरी नूरुलन गुजर रही है, उस अजियत का तुम इंतखाब भी नहीं कर सकते। वो उस अजियत से अकेले गुजर रही है। मैं कैसे उसे अकेले उस अजियत से गुजरने दूंगा? मेरे होते हुए मेरी नूरुलन के साथ ऐसा हुआ। मैं कैसे खुद को माफ कर सकता हूँ, जिसको हमेशा महफूज रखने की कसम खाई थी मैंने? आज मेरी ही एक गलती की वजह से उसके साथ यह हुआ। अगर मैं उसका अच्छे से ध्यान रखता, उसे अकेले कहीं ना जाने देता, तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं उसके हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को खुद में समा लेना चाहता हूँ। उसकी हर दुख को अपना बनाना चाहता हूँ। उसके हर एक दर्द में अपना नाम लिखना चाहता हूँ और उसके हर एक दर्द को उससे दूर करना चाहता हूँ। सादी उसे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता था यूजे अपनी नूरुलन के लिए कितना पागल है। अगर उसकी वजह से उसकी नूरुलन को जरा सी भी तकलीफ हुई तो वह खुद को भी तकलीफ पहुंचा सकता है। सादी और यूजे उस रूम से निकलकर नीचे हॉल में आ जाते हैं, जहां वह किलो की कुर्सी से नौशबा बांधा हुआ था। वही यूजे किंग साइज चेयर में अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर किसी बादशाह की तरह बैठ जाता है, और वही उस चेयर के बगल में एक ब्लैक पैंथर बैठा हुआ था। यूजे ब्लैक पैंथर को देखते हुए बोलता है, ब्लैकी, इसने तुम्हारी खानी को उस अजियात में पहुंचने के गुस्ताखी की है जिस अजियत में मैं उसे पहुंचने का इंतखा भी नहीं कर सकता। तुम बताओ इसे क्या सजा देनी चाहिए? ब्लैकी बहुत जोर से गुर्राने लगता है, जैसे बता रहा हूं मैं तो इसे कच्चा चबा जाऊंगा।
इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानी को छूने की। यूजे बोलता है, ना 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 ब्लैकी, इसका खून नापाक है, इस खाकर तुम भी नापाक हो जाओगे। दूसरा कुछ सोचते हैं। वहीं नौजवान तो ब्लैकी को देखकर पहले ही खौफ के मारे थर थर कांप रहा था, और अब यूजे की खौफनाक बातें उसे जीते जीते जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी कर रही थी। सादी गुस्से में बोलता है, इसकी चीखें मुझे सुकून नहीं दे रही, इसे 440 वोल्ट वाले झटके दो। वहीं एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर नैशरवा को झटके देने वाला होता है। नोर्ज उसे रोकते हुए बोलता है, रुको, इसने मेरी बहन के इश्कों को बहने की कोशिश की, अब इसे मैं तड़पाऊं तब तक जब तक ये मौत की आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाता। नोर्ज उसे झटके देने लगता है। नौशवा की चीखें उस पूरे डाक विला में गूंज रही थी, जो उन सब के कानों को सुकून देने का काम कर रही थी। एक तो कीलों से बनी कुर्सी, ऊपर से ये झटके, नौशवा सीधा जहन्नुम वासिल हो जाता है। नोर्ज वो तार वहीं फेंकते हुए, एलो, ये इतना सा करंट बर्दाश्त नहीं कर पाया, इतनी जल्दी जहन्नुम वासिल हो गया, मुझे और तड़पना था इसे। अगली सुबह खान मेंशन, सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठे थे, लेकिन वहां दुआ नहीं थी। अदीला जी दुआ को वहां ना देख हाशिम से पूछती हैं, दुआ क्यों नहीं आई है, जाओ उसे बुला कर लाओ, सब उसका वेट कर रहे हैं। हाशिम अदीला जी को देखते हुए बोलता है, मामा कल हम लोगों को लेट हो गया था पार्टी से आने में, वो सो रही है, उसे प्लीज सोने दे। अदीला जी बोलती हैं, ठीक है उसे सोने दो, और यह सादी कहाँ गया है। वो सादी की कुर्सी खाली देखते हुए पूछती हैं। शाजिम जल्दी से बोलता है, मामा वह सादी भाई को कुछ काम था, तो शायद वही गए हैं। अदीला जी हम बोलकर नाश्ता करने लगती है और बाकी सभी अपना नाश्ता करने लगते हैं। सब लोग अपना अपना नाश्ता कर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अकरम हाउस, सादी अपनी कर की बोनट में टेक लगाए खड़ा हुआ था। वो खुद से ही बोलता है, ये लड़कियों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। जब मैंने रात के बोल दिया था कि मैं आऊंगा सुबह तो रेडी मिलना, लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुई। माय साइलेंट गर्ल, कितना इंतजार कराओगी मुझे, तुम्हारे दीदार के लिए सुबह ही निकल आया मैं। रामीजा जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकलते हुए बोलती है, सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मामा के साथ खाना बना रही थी ना किचन में। सादी उसकी नजर रमीजा पर पड़ती है तो उसकी नजर कहीं जाने लायक नहीं रहती, उसकी नजरें रमीजा पर ही ठहर जाती है। रमीजा ने व्हाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था, सर में पतली सी चादर, ग्रे आइज में ब्लैक और हल्का सा मेकअप। वह अपने सिंपल लुक में भी कहर रही थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उसके सामने फीके पड़ गए थे। सादी तो बस रमीजा की खूबसूरती में खो ही गया था, वो इतनी हसीन जो लग रही थी। रमीजा आगे आते हुए शादी के सामने अपना हाथ वेव करते हुए बोलती है, क्या हुआ सादी, आप कहाँ खो गए। सादी अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। रमीजा से बिना कुछ बोले जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। रमीजा भी अब पीछे का गेट ओपन कर बैठने ही वाली होती है। उसके कानों में सादी की आवाज पड़ती है, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठ जाओ। रमीजा को थोड़ा सा एम्बारेसमेंट फील होता है। वह खुद से ही बोलती है, रमीजा ये तू क्या कर रही है, तू इतने अच्छे हैंडसम बंदे को अपना ड्राइवर बनना चाहती थी, जब तुझे इतने हैंडसम बंदे के साथ आगे बैठने का मौका मिल रहा है तो पीछे क्यों बैठ रही थी। रमीजा आगे आकर बैठ जाती है, लेकिन रमीजा बैठने के 5 मिनट बाद भी सादी कार नहीं स्टार्ट करता। रमीजा सवालिया नजरों से सादी को देखने लगती है। सादी एकदम से रमीजा के ऊपर झुक जाता है। रमीजा की हॉट बीट 4 गुना तेजी से चलने लगती है, जो शांत कार में आसानी से दोनों को सुनाई दे रही थी। सादी रमीजा को सीट बेल्ट अच्छे से लगा देता है और अपनी सीट में बैठकर खुद के भी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सादी रमीजा को देखते हुए बोलता है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी इसलिए मैंने लगा दी। रमीजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था, वह क्या करे क्या बोले, वो तो बिल्कुल सुन नहीं पड़ गई थी। सादी कार स्टार्ट कर देता है। उनकी कार खान मेंशन की तरफ चल देती है। रामीजा तिरछी नजरों से बार बार सादी को देख रही थी, को सादी अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसे अपने दिल में एक खुशी सी हो रही थी। रामीजा खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से ही बोलती है, ये तू क्या कर रही है, ऐसे किसी लड़के को देखना अच्छी बात नहीं होती। वो दुआ का भाई है, मतलब मेरा भी भाई हुआ, अब उसे ऐसे मत देखना तुम।